बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उन्होंने ये फैसला करना है कि ये जो लड़ाई जो अब तक उन्होंने लड़ी है, इसकी वजह से उन्हें अवाम में मकबूलियत मिली है, इसकी वजह में उन्हें अवाम में कबूलियत मिली है, इसकी वजह से लोगों ने उनको वोट डाले हैं, इसी की वजह से लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर उन्होंने इस लड़ाई में सरेंडर करना है या इमरान खान को सरेंडर पर मजबूर करना है, तो फिर इनके पल्ले कख नहीं बचेगा। याद रखिएगा, मैं एक बात आपको बड़ी खुलकर आज कह देता हूं कि ये वो लड़ाई है जिसमें अगर आज इमरान खान साहब भी सरेंडर करेंगे ना, तो वो अपना बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस करेंगे। हो सकता है वक्ती तौर पे लोग उनको जो है वो गुंजाइश दे दें, क्योंकि उनके मुकाबले में जो सियासतदान है उनका तो बेड़ा ही गर्क हो गया, उनके तो पल्ले कख नहीं बचा। लेकिन अगर इमरान खान साहब इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक नहीं लेकर जाते और एस्टेब्लिशमेंट को या मिलिट्री को उसके असल रोल के अंदर नहीं भेजते और फौज से सियासी इख्तियारात वापस नहीं लेते और एजेंसियों की सियासत के अंदर मुदाखलत बंद नहीं करवाते, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, जाली मुकदमात बनवाना या जबरी गुमशुदगियां, ये चीजें अगर इमरान खान साहब सेटल नहीं करते, तो फिर इमरान खान साहब को भी इसी रद्द-ए-अमल का एक दिन सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में हुब्बुल वतनी का क्राइटेरिया यह है कि आप वफादारी करें और बूट पॉलिश करें तो आप मुहिब्बे वतन हैं, और अगर आप बूट पॉलिश नहीं करते तो आप मुल्क के लिए जान भी दे दें, आप मुहिब्बे वतन नहीं है। आज शहीद अरशद शरीफ जो है, उनको ये क्या कहते हैं? वो तो इनसे इख्तलाफ करते थे, लेकिन बूट पॉलिश करने से उन्होंने इनकार किया, तो उन्हें क्या कहेंगे ये? उन्हें क्या कहेंगे ये? आज भी उसको इंसाफ नहीं दे रहे। यहां से आप अंदाजा कर लें। टीटीपी ने दावा किया जी 24 घंटों में 32 हमले उन्होंने किए हैं। ये कितनी खौफनाक सूरत हाल कि खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में टीटीपी ने 32 हमले किए हैं और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया जा रहा है। नादरीन, अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि आपने बलूचिस्तान तो पूरे के अंदर नहीं जाना, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं वहां पर भी नहीं जाना, और बहुत सारी और एहतियाती तदाबीर बता दी हैं। तो पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क बनता जा रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि यूरोप से, बरतानिया से, चाइना से, अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये मुल्क तो अपने शहरियों को मना कर रहे हैं कि वहां पे आपने आज़ाद नहीं फिरना। भाई, जिस मुल्क में आपको फिरने की इजाज़त नहीं है, घूमने की इजाज़त नहीं है, वहां पर आप सरमायाकारी क्यों करेंगे? क्यों आप अपना पैसा वहां ले जाके ज़ाया करेंगे? ये इस हुकूमत को बात समझ नहीं आ रही। निसार जट साहब ने एक बात बड़ी खुलकर की है। निसार जट साहब इमरान खान साहब के साथी हैं, राणा सनाउल्लाह को उन्होंने शिकस्त दी। उन्होंने कहा जी मैं आपके प्रोग्राम में ये इंकशाफ कर रहा हूं, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि 2021 में जनरल बाजवा ने तालिबान को दोबारा आबाद करने की तजवीज दी थी, जिसे पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया था। मैं आपको बता रहा हूं ना, पीटीआई में शदीद इख्तलाफात थे, वो ये नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन 2023 में तालिबान को दोबारा पाकिस्तान में आबाद कर दिया गया, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। ये निसार जट साहब ने कहा, और ख्वाजा आसिफ ने खुद भी कहा कि जनरल बाजवा से पूछना चाहिए कि उन्हें क्या जल्दी थी कि वो तालिबान को लाकर पाकिस्तान में बसाना चाहते थे। अब कोई जनरल बाजवा को गिरफ्तार करे ना, पूछे ना कि जितना खून बह रहा है, रोजाना की बुनियाद पे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान शहीद हो रहे हैं, कभी नोशकी में, कभी जाफर, और पूरी की पूरी ट्रेनिंग हुआ हो गई और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कानों कान खबर ही नहीं हुई। इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर हमने इससे पहले कभी नहीं सुना। यहां पे इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर, इतना बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर, ये यानी इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। इतना बड़ा फेलियर है कि सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो आते हैं, आकर घेरते हैं, घेर कर रोकते हैं, रोक कर ले जाते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, और बाद में आप एक ऑपरेशन करते हैं जिसकी तारीफ होनी चाहिए। ऑपरेशन तो इन्होंने तगड़ा किया, लेकिन यह कि इंटेलिजेंस का एक मुकम्मल फेलियर था। जनरल बाजवा को बुलाकर गिरफ्तार करके पूछना चाहिए कि आपने ये मुल्क के साथ क्यों किया। नादरीन, एक स्टोरी दी है अहमद नूरानी साहब ने, फैक्ट फोकस के ऊपर यह स्टोरी आई। हमें चंद दिन पहले से पता था कि वो किसी बड़ी स्टोरी पे काम कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने पहले से बताया भी था, और उन्हें उस स्टोरी के लिए कुछ वसाइल भी उन्होंने मुहैया करने थे, और वो इस सिलसिले में लगे हुए थे। तो अहमद नूरानी साहब की जो स्टोरी है, उसके मुताबिक आर्मी चीफ साहब की फैमिली के हवाले से उन्होंने कुछ दावे किए हैं, उनकी बेटियों के हवाले से, उनकी कजन्स के हवाले से, बाकी लोगों के हवाले से। इस स्टोरी के ऊपर मैं काम करूंगा, और मैंने बाकायदा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को ये मैसेज भेजा, और उनसे मैंने कहा जी आप बताएं, आपका अगर इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ है तो वो आप भी पेश कर दें। आप बताएं जनाब इस स्टोरी के बारे में आप क्या कहते हैं, ताकि उनको मौका मिले वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सके। एक तरफा तौर पे मैं बयान ना करूं, लेकिन ये क्योंकि अहमद नूरानी साहब ने पूरी तहकीक करने के बाद, और वो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी पूरी तहकीकात करने के बाद सबूतों के साथ स्टोरी दी है। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट एक वीलॉग करूंगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।